आदाब। मैं अलका हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब की शुरुआत 2020 के शुरू में हो चुकी है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाई जाने वाली लर्निंग इकोसिस्टम है। ये बैंकिंग, कमर्शियल सर्विसेज और बीमा के एरियाज में हेल्पफुल साबित हो रही है। ख़ास बात यह है कि हमारा मुल्क भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब के तौर पर डेवलप हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी गहराई से हमें समझने की ज़रूरत है, इसलिए भी कि 2035 तक हमारी इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही है। इसी को समझने के लिए हमने आज इनवाइट किया है कुछ ख़ास एक्सपर्ट्स को। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डॉक्टर अंकित चौधरी हमारे साथ हैं और JNU के सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी की असिस्टेंट प्रोफेसर रीता जी हमारे साथ हैं। अंकित जी, रीता जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे स्टूडियो में। हम एक डेवलपिंग नेशन है और ऐसे में जब हमें लगातार डेवलपमेंट करना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा टूल है। तो वहाँ ग्लोबल सिनेरियो में, उस पिक्चर में आप हिंदुस्तान को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया इज़ ए डेवलपमेंट कंट्री, ये कुछ सेंस में कहा जा सकता है, लेकिन आईटी के एरिया में मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आईटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका एक सेंटर भारत में ना हो। ज़्यादातर भारत में ही डेवलपमेंट होता है, कुछ का R&D भी होता है और लगभग सभी कंपनियों में भारत के लोग हैं। जो लोग US जाकर काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन भारत में भी उनका एक डेवलपमेंट सेंटर है। कोई भी रीज़न हो, क्योंकि उन्हें यहाँ चीप कॉस्ट में मिलता है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन ये रीज़न होता फिर तो अफ्रीका में भी सेंटर होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो टेक्निकल ब्रेन है, हमारे यहाँ जो कैपेबिलिटी है प्रोग्रामर्स की और ख़ासकर प्रोडक्ट डिलीवरी करने की, जो भी ओपिनियन हो, इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं या जो टेक्निकल वर्कफोर्स है बहुत एफिशिएंट है, पंक्चुअल हैं और प्रोडक्ट को वैसा बना के देते हैं जैसा कस्टमर चाहता है। ये हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है। जैसे चाहे बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं कंपनीज, कुछ हैं, इन्फोसिस है, TCS है, एंड देयर आर मेनी, विप्रो है, देयर आर बिग नेम्स इन लास्ट 30 years। उन्होंने इस्टेब्लिश किया है अपने आप को सिर्फ डिलीवरी करके, प्रोडक्ट डिलीवरी करके। उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इंडिया इज़ ए एस्टैब्लिश्ड कंट्री इन IT और हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारे देश के लिए काम आ सके। अभी तक जो किया है ज़्यादातर कंपनीज ने, वो दूसरे कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, उनके प्रोजेक्ट किए हैं। अगर वो अपने देश के लिए अब हमें, जैसे गवर्नमेंट चाहती है या कुछ और कंपनी या और सेक्टर मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट चाहती है IT रिलेटेड या AI रिलेटेड, अभी अपने देश के लिए बनेंगे तो हमारे देश में भी आप उस तरह का डेवलपमेंट देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटेड होने शुरू होंगी। आपको एयरपोर्ट पर जाकर किसी से बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने घर से बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आपको अपने कार में घुसने के लिए किसी की या मैग्नेटिक की ज़रूरत नहीं होगी। आपका फेस देख के आपको कार दरवाज़ा अपने आप खोल देगी और सिर्फ आप ही के लिए खोलेगी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छा लगता है कि मैं घर जाऊँ तो सब कुछ मुझे फिट मिले, सब कुछ मुझे तैयार मिले, खाना भी किचन में तैयार मिले और मैं कोई नहीं चाहता घर में कोई आदमी हो, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छा होंगी। बहुत सारी जनता ऐसी है जिनको मालूम ही नहीं, बड़े मासूम है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हर किसी के हाथ में आज के टाइम पे फ़ोन है, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो डेटा शेयर कर रहे हैं अपना। ऐसे में आपके टिप्स क्या हैं कि कैसे एक आम आदमी अपने आप को सेफ रख पाए? सबसे बड़ा यह है कि आपने ठीक से बोला, एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो एजुकेटेड नहीं है, जो भी समझ नहीं पाते हैं, उनको एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे तो यूनिवर्सिटी में हो जाता है, कहीं बाहर नहीं हो सकता। आम लोगों में इस तरह का पहचान नहीं हो पाते, बट ये कर सकते। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, पब्लिक में टॉयलेट का बोर्ड लगाते हैं तो हम लेडीज़ का कौन सा है और जेंट्स का कौन सा है पता चल ही जाता है। जी। क्योंकि हम दूसरे तरीके से उसनो सभी समझने के तरीके से हमने किया है। अगर हमारे यूनिवर्सिटी के हर मीन्स बोर्ड देखेंगे रूम के बाहर, तो लैंग्वेज में जो ब्लाइंड बच्चा है वो भी पहचान सकता है, उस तरह का नंबर प्लेट डाला गया है। अगर
अगर हम कोई एक्सेसिबल नहीं है, जो सोसाइटी में कुछ और करना चाहता है और उनको एक्सेसिबल नहीं है, अगर उनके लिए बहुत सारे इनोवेटिव तरीका अपना रहे हैं तो इस तरह का इनोवेटिव तरीका हमें अपनाना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी हमारे साथ है ही, अगर हम सोच सकते हैं तो इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को हम प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं और हम पूछ सकते हैं इसके लिए क्या 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 कर सकते हैं हम। तो आजकल के बच्चे खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हमारे जैसे लोग तो हम तो माइग्रेटेड है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए, बट जो यंगस्टर है वो नेटिव है, तो उनके लिए अभी देखिए जस्ट लास्ट वीक मैंने एक इनोवेशन अवार्ड इसमें जज बन के बैठी थी, तो उधर एक बच्चा ने बहुत अच्छा वाला बहुत सिंपल सा बोला कि ये एक स्टिक है मैम, मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसमें मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है सब कुछ डाल के, द स्टिक विल शो देम द पाथ, दे कैन गो वेरी इजीली। So we have the technology, we have everything, we have youngsters, young mind, definitely we can bring ideas। अगर हमारे यंगस्टर जाके फॉरेन कंपनी में काम करके बहुत सारा अगर कर रहे हैं, सुंदर पिचे, अगर सारे CEOs देखेंगे तो इंडियन है, तो हमारे कंट्री के लिए हमारे लोग कुछ तो कर सकते हैं, और वो तो मेरा उम्मीद है कि करेंगे ही। तो हमारी भी उम्मीद यही है कि हम आगे भी बढ़ें और सेफ भी होके चलें। अंकित जी, अब आपने बातचीत करते हुए बीच बीच में मेंशन किया था कि कैसे मेडिकल सेक्टर में ये बहुत बड़े बदलाव लाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे अगर थोड़ा सा आप हमें इलैबोरेट करके बता पाएं। देखिए, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि एक कोविड एरा है, एक प्री कोविड एरा था। तो प्री कोविड एरा में काफ़ी चीज़ें हुई थी, जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किसी का फैटी लीवर है या लीवर में कैंसर है या हार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर अच्छा ही चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सबसे अच्छा डॉक्टर चाहते हैं, एम्स जाकर चाहते हैं HOD का अपॉइंटमेंट मिले, जो कि 2-3 साल में नंबर आता है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं मशीन के सामने जाऊं, मेरा MRI करे और बताए कि आपका हार्ट या लीवर इस शेप में है और आपको इस तरह के सिम्टम, इस तरह क्या हो सकता है बीमारी कुछ, तो मेरा एक ऑटो डायग्नोसिस अगर कर सकती है मशीन, तो मुझे 70% ये हो जाएगा, अच्छा ये बीमारी है, जिसको मैं किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ सकता हूँ या ईमेल करके पूछ सकता हूँ कि ये मेरा रिपोर्ट है और क्या आपको लगता है ये ऐसा है। सो एक मेडिकल डायग्नोसिस में किसी भी बॉडी के ऑर्गन में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। हम 3D ऑर्गन भी बनाते हैं MRI करके, जिसको हम देख सकते हैं ये लीवर है और उसको क्या कौन सा फंक्शन उसमें या कौन सा हिस्सा उसमें बढ़ गया है। मेडिकल सर्जरी में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, प्रिसीजन एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा अभी जो प्रिस्क्रिप्शंस में भी हुआ है कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं, आपको कौन सी दवाई चाहिए, वो भी एक AI बेस्ड माइल्ड दवाई, नॉट वेरी हाई mg हाई ग्राम, और वो नहीं देते हैं, लेकिन माइल्ड दवाइयाँ देते हैं। इन कोविड एरा क्योंकि डॉक्टर से मिलना ही अब एक प्रॉब्लम है जी। और डॉक्टर मिलता भी है तो 8 फुट दूर बैठ के तो सिम्टम तो चेक हो ही नहीं सकते हैं कि फीवर कितना है और क्या सिम्टम है। तो अब एक टेली मेडिसिन करके जो सिस्टम बने हैं, AI हैज़ डन वेरी गुड इन दैट कि एक तो हर डॉक्टर के पास क्यू है, और डॉक्टर के पास जाने से पहले भी अगर कुछ हेल्प हो जाए मुझे कि अच्छा आप ये सिम्टम हैं, आप ऐसा आपको लग रहा है, फील हो रहा है, तो आप अपना डायग्नोसिस कर लीजिए, उसके बाद अपने टेस्ट करा लीजिए। तो आप जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो एक टेली मेडिसिन के थ्रू आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। रिपोर्ट डॉक्टर भी चेक कर सकता है, कंप्यूटर भी बता सकता है कि आपकी रिपोर्ट में ये वाला पैरामीटर थोड़ा ज़्यादा है, आपको ये वाला बीमारी हो सकती है। तो ओनली डॉक्टर और दूसरा केस में कंप्यूटर प्लस डॉक्टर, ये काफ़ी एडवांटेजेस हुआ है फॉर क्रिटिकल डिजीजेस। नॉर्मल जो बीमारी है, बुखार है, कोल्ड है, उसमें भी ये काफ़ी एडवांटेज है। जैसे मुझे पता है कि बाज़ार में 10 दवाइयाँ हैं जुकाम के लिए। जुकाम एक आम बीमारी है और ये हमेशा रहेगा। कौन सी दवा लेनी है, मुझे कौन सी सूट करेगी, क्या मैं कोई भी ले लूँ? अगर मैंने एक ले ली तो मुझे तो 2 दिन नींद आएगी उसको लेकर, तो मैं तो ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। या ये जो दवाई है इसमें कौन सा सॉल्ट है, क्या ये बैन तो नहीं है कंट्री में? क्योंकि दवाई में आपको देते हैं कि आप 1 घंटे में ठीक हो सकते हैं। आपने ऐड देखा होगा टीवी में, आप दवाई लीजिए 4 घंटे में फिट। ऐसा क्या है दवाई में? तो उसको अगर मैं चेक करने बैठूं तो मैं 10 दवाइयों में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन AI आपकी कंडीशन देख के या आपका रिकॉर्ड देख के, जैसे हम बैंक में आपका पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के वो भी कर सकते हैं।
एक कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। वो कुछ जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर वो आ जाता है या पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है एटलीस्ट इन बिग सिटीज़, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि आपका किसी भी आदमी का क्या मेडिकल हिस्ट्री है, किस तरह के सिम्टम रहे हैं और उसके लिए इन 10 दवाओं में से कौन सी दवा सूट करेगी। तो ये रिकॉर्ड कौन रखेगा? क्या ये एक इंडिविजुअल डिवाइस जैसे मेरा फ़ोन है, मैं उसमें फीड करूं कि कब कब मुझे कौन से सिम्टम्स या सिकनेस या किस तरह का ट्रीटमेंट रहा, या ये सेंट्रल लेवल पे रहेगा? जनरली जो बाकी कंट्रीज ने किया है वो एक सेंट्रल लेवल पे होता है। जैसे मेरा आधार का डेटा है, तो आधार का डेटा कि एक सर्वर में है, उसको जो फोन सिम बेचता है वो भी एक्सेस कर सकता है, इनकम टैक्स भी एक्सेस कर सकता है, मेरा एम्प्लॉयर भी एक्सेस कर सकता है। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड में एम्स में जाऊंगा वहाँ भी एक्सेस हो सकता है, मैं किसी और प्राइवेट अस्पताल में जाऊंगा वहाँ भी एक्सेस हो सकता है। डेटा एक ही रहेगा लेकिन वो रीड ओनली होता है। वो अपना न्यू एंट्री कर सकते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे पुराने पुराने वाले को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी बेनिफिट होगा इससे कि आपको जो दवा दी जाएगी या आपका जो भी डायग्नोसिस होगा वो रिकॉर्ड पे होगा, ताकि आपको भी पता चले आपको क्या दिया गया है और अगले डॉक्टर को पता चले कि पहले जो इलाज हुआ था उसमें क्या हुआ था। तो EMR काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा, लोगों को सही दवा देने में मदद करेगा। हर आदमी को पैरासीटामोल नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल। हर आदमी को आप डीकोल्ड नहीं दे सकते हैं, उसमें हो सकता है कुछ बैन कंटेंट भी हो कुछ दवाइयों में। इस हर आदमी को स्टेरॉइड नहीं दिया जा सकता है, उसके काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से ही आप दे सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा, हम छोटे शहर नहीं है कि हर आदमी एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, वो घर में हर आदमी को जानता था। अब एक डॉक्टर के पास दिन भर में ही 100 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो वो ना तो वो रिकॉर्ड रख सकता है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने शहर में जाके अपने फैमिली डॉक्टर से मिलूं। तो मेडिकल रिकॉर्ड EMR आज एक नेसेसिटी है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा तेजी आनी चाहिए। जी रीता जी, मुझे आपसे बातें करके एक किस्सा याद आया। अ फ्रेंड शेयर्ड एन इंसिडेंट विद मी कि शी वाज वर्किंग इन द ऑफिस और अचानक से उनको एक नोटिफिकेशन आता है कि योर XYZ फ्रेंड इज अराउंड, you know, within this kilometer, so in case you want to see or in case you want to say hello. तो she got a little wary कि क्या मुझे भी ऐसे मॉनिटर किया जा रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो क्या मेरे जानने वालों को ये अलर्ट मिल जाता है कि मैं उस एरिया में हूँ। तो उन्होंने फटाफट अपना अकाउंट खोल के गूगल अकाउंट और बाकी सब जगह से ये डिसेबल किया कि मेरी मोबिलिटी, मेरी लोकेशंस शेयर ना की जाएं। पर क्या ये वाकई कारगर साबित होता है? एक आम इंसान के लिए वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं जो बेसिकली उनको अपनाने ही चाहिए? देखिए, अभी जो चल रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, ई-कॉमर्स बिजनेस, ये सारा अगर देखेंगे ना आपको, इसको प्रोफेसर एक बुक लिखे हैं कि सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म बोलता है हर कोई इंसान को गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज सर्वाइलेंट करता है, मीन्स उनके ऊपर लगातार नज़र रखता है कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है। अगर आप देख लीजिए, अगर एक क्रिमिनल, एक मैनेजमेंट, अगर रिकॉर्ड मैनेजमेंट कोई है तो उधर हम फेशियल रिकग्निशन का कुछ रख देते हैं, कोई मशीन रख देते हैं। और ऑलरेडी इन इंडिया बहुत सारे स्टेट में इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए रखे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे हर कोई रोड में, बस स्टॉप में, स्टेशन में, सभी जगह कैमराज रहे, और ये सारा कैमरा सेंसर सिस्टम जो है, जो भी है, कैप्चर करता है। ऐसे ही आपके फ़ोन में रहा होगा, आपके ईमेल आईडी में रहा होगा, कहीं भी कुछ भी आपको सर्वेलेंस कर सकता है। तो जब भी क्वेश्चन आती है आपके डेटा के बारे में, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप कहाँ हो, कैसा हो, मीन्स ऐसा क्वेश्चंस, अगर अमेरिका में अगर ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जब हम इंडियन ट्रेन में या बस में ट्रैवल करते हैं तो हम मीन्स आमने सामने बैठ के, कोई पता ही नहीं है को पैसेंजर, सबको मैं बताती रहती हूँ, मेरा फादर, मेरा मदर, मेरा बच्चा, सब कुछ, एंड दे विल शेयर एवरीथिंग विथ मी। दैट इज नॉट ऑफेंसिव इन इंडिया, बट दैट इज ऑफेंसिव इन US. व्हाई दे आर इंक्वायरिंग सो मेनी क्वेश्चन अबाउट मी? पुलिस के पास जाके वो FIR कर देंगे, नोटिस भी आ जाएगा कि शी इज वेरी क्यूरियस अबाउट माई डेटा एंड अबाउट माई पर्सनल लाइफ। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इट इज कल्चरल एस्पेक्ट। सो इसी के लिए बोलते हैं ना, अगर आप US का कोई लॉ ले लिया, UK का कोई लॉ ले लिया, यूरोप का कोई लॉ ले लिया और उसको कॉपी करके इंडिया में लॉ बना दिया, बट हमारा कल्चर अलग है, हमारा सोसाइटी अलग है, सब कुछ अलग है। अगर सब कुछ अलग है तो लॉ कैसे हमारे लिए एक बन जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा? देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ फॉर एनी कंट्री।
ऐसे ही टेक्नोलॉजी को होता है। आप राइट कॉन्शियस रहिएगा, राइट कॉन्शियस रहिए। अमेरिकन सोसाइटी इज राइट कॉन्शियस सोसाइटी, दे विल आस्क, डेफिनेटली आस्क। नाउ यू हैव टू इनकलकेट विद इन यू दैट इफ अगर कोई पूछ रहा है, कोई कुछ भी हो जाए ऑनलाइन में, तो आप राइट कॉन्शियस रहिए। और उसके लिए सब कुछ है, ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत विमेन अगर है तो उनके लिए सेल्स बन चुके हैं। और अभी नेशनल वुमेन कमीशन ने बहुत अच्छा पॉलिसीज़ के साथ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क करने के लिए इनिशिएशन ले रहे हैं। तो हमें राइट कॉन्शियस होना ज़रूरी है। और जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं और इस बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, तो बेसिक कौन कौन से लॉज हैं या कौन से राइट्स हैं जो वो पढ़ सकते हैं और अपने आप को इनेबल कर सकते हैं? इंडिया में जो है सबसे पहला आईटी लॉ था 2000 आईटी एक्ट था। तो बट उसमें बहुत सारा क्राइम के बारे में वो नहीं, ई कॉमर्स रेगुलेशन के लिए, सिग्नेचर के लिए, डिजिटल सिग्नेचर रेगुलेशन के लिए किया था, टेक्निकल पार्ट। बट 2008 अमेंडमेंट एक्ट जो है सेक्शन 43, ये जो है वो बोलता है कि यानी कॉर्पोरेट को भी जो भी हो जाए, तो अगर आपका डेटा लेके मिसयूज कर रहा है, दे आर एलिजिबल फॉर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ। तो सेक्शन 72 ये बोलता है, अगर हर कोई कंपनी क्लिक थ्रू एग्रीमेंट बोलते हैं, हम क्लिक करके जाते हैं कि या वी आर एक्सेप्टिंग द पॉलिसी, ऑनलाइन में जो भी होगा मुझे चाहिए, मुझे बर्गर मंगवाना है, यस बोल दो। बट वो एग्रीमेंट में क्या है हम नहीं पढ़ते। बट दैट इज अ सिग्नेचर, दैट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड अ कंपनी फॉर द सर्विस। देन आपका हक बनता है अंडर सेक्शन 72 है टू ये के अंडर की यूर means you have a contract, legal contract. If you share the contract to third party, then you are eligible to pay some damage. तो ये जो 2008 अमेंडमेंट एक्ट जो है और उसके साथ साथ 2011 का जो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है वो बहुत रेलेवेंट है। अंकित जी, एक सेंटेंस, इज प्राइवेसी अ मिथ नाउ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाउ थ्रेटनिंग डू यू फील इट इज? मैं ये कहूँगा कि जैसे इंडिया में काफ़ी चीज़ें नोन हैं, काफ़ी चीज़ें हम नहीं बताते हैं। जैसे मैं यूएस का एक एग्जांपल दूं कि एक इंटरव्यू चल रहा है, किसी एम्प्लॉय को हायर करना है और हमें उसकी फैमिली को इंश्योरेंस भी देना है, कितने लोग हैं, कितना कंपनी पर एक्सपेंसेस आएगा, हम ये नहीं पूछ सकते हैं आर यू मैरिड, दिस इज़ इलीगल। इंडिया में हम सब कुछ पूछ सकते हैं। राइट। तो अगर कोई आम आदमी है और हम उसके बारे में इंडिया में अगर हम उसके बारे में कुछ पूछते हैं या वो खुद ही बता देता है, तो इट इज़ नॉट ए बिग कंसर्न, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई नहीं बताना चाहता है तो उसमें हमें नहीं भी पूछना चाहिए। कंपनीज लाइक फेसबुक पर अभी एक यूरोप में काफ़ी बड़ा फाइन हुआ था प्राइवेसी वायलेशन को लेकर। तो कंपनीज डेटा कलेक्ट करती हैं, ये यूज़र पर है वो कितना डेटा उनको देता है, क्या वो सही डेटा देता है। कुछ ऐसा डेटा होता है जो प्रोफाइल डेटा होता है, उम्र कितनी है, नाम क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ रहता है, रिलेटिव्स कितने हैं। कुछ डेटा साइकोलॉजिकल होता है जो वो कलेक्ट करते हैं, वो तो वो करते ही हैं। और जो एग्रीमेंट होता है वो सभी लिखते हैं। ट्रू कॉलर भी कहता है कि हम आपके फ़ोन से आपके कॉन्टैक्ट नहीं लेंगे, उनके एग्रीमेंट में है। तो जो चीज़ें हैं मार्केट में या जो चीज़ें डेटा कलेक्ट प्रोफाइल बनाते हुए फेसबुक भी लेता है, वो चीज़ें तो उनके पास रिकॉर्ड में रहती हैं। आप उसको ना देना चाहें या मैनिपुलेट करना चाहें, वो यूज़र पर निर्भर है। अब आपसे अगर कोई एक्सप्लिसिट पूछता है, यूज़र से कोई एक्सप्लिसिट पूछता है या यूज़र देता है, वो यूज़र पर निर्भर है। लेकिन अगर डेटा दूसरे के पास गया, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट, देयर इज़ ए प्राइवेसी। इंडिया में उतना प्राइवेसी का अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उतना रिसर्च भी नहीं होता है टेक्निकल एरियाज में। देयर इज़ ऑलवेज चांस समबडी विल मिस यूज इट। अगर कंपनी यूज़ नहीं कर रही है तो कंपनी का डेटाबेस चोरी करके कोई और यूज़ कर सकता है। तो इन सब केसेस में हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेसी इज ऑलवेज एट द रिस्क। आधार के बारे में बहुत कहा गया कि आप क्यों बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं, लेकिन आधार वाज ए नेसेसिटी एंड इट हैज़ बीन यूज्ड वेरी वेल इन द कंट्री फॉर मैनी प्लेसेस फॉर मैनी सर्विसेज। तो अगर आपसे कोई डेटा ले रहा है, यूज़र से कोई डेटा ले रहा है, आप सावधानी बरतें क्या देना है क्या नहीं देना है। और उसके बाद अगर आपसे कोई एडिशनल डेटा लेता है या ऑथोराइजेशन मांगता है, काफ़ी जगह ऑथोराइजेशन मांगा जाता है कि हम आपका आधार कार्ड यूज़ कर लें,
तो आप देखें आप किसको दे रहे हैं। प्राइवेसी इज वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। आप देखें कि आप ऐसा कोई डेटा ना दे दें किसी भी कंपनी को या किसी भी प्राइवेट पर्सन को जो मिसयूज हो सके, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। रीता जी, आगे को लेके, भविष्य को लेके कि हर कोई सेफ रहे और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे हैं वो हम उठाते रहें, जिसके रेप्रिकॉशंस हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इल इफेक्ट्स हैं, उससे हम बचे रहें, तो कुछ तो कानून बन गए। फ्यूचर में क्या हो रहा है इसके लिए? फ्यूचर में देखिए, देयर इज़ अ सेइंग लाइक टू मच इज़ ऑलवेज टू बैड। अगर ज़्यादा होगा तो अमृत भी विष बन सकता है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर मतलब आप समझेंगे, इंफॉर्मेशन इट्स अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा, राइट, दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। तो पहले बोलते थे कि डेटा ऑयल है, बाद में बोले कि डेटा इज जस्ट लाइक अ वाटर, वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, बट नाउ दे आर सेइंग डेटा इज लाइक सनशाइन, you need it for everything. Without that you cannot make policy, because policy needs evidence, and we need evidence based policy for social problem or economic problem or whatever problem we have. So future में अगर ये आई भी रहे, सोसाइटी भी उसका फ़ायदा उठाते रहे, तो हमारे पास है, ठीक है, रेगुलेशंस है, एथिकल कोड बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के स्टैंडर्ड्स बनाएंगे टेक्नोलॉजी के लिए, बट अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है, एजुकेट होना ज़रूरी है, रेसिस्टेंट होना भी ज़रूरी है। राइट, रेसिस्टेंट होना भी ज़रूरी है। यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रियली इट्स मीन्स blessing for all of us, means for entire world, not only for India, but specifically for, मैं ज़रूर इंडिया के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इंडिया फर्स्ट 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडिपेंडेंट नहीं था, तो वी कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट अभी 4th and 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वी आर इंडिपेंडेंट एनफ, वी हैव यंग नो एम्प्लॉयज एंड एजुकेटेड नो मीन्स एजुकेटेड मीन्स स्टूडेंट्स, टैलेंट पूल है, तो लेबर स्किल है, तो अगर सब कुछ है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर करने का ये है, ज्ञान है, ये एजुकेटेड यूथ मीन्स एजुकेटेड सारा लेबर स्किल हमारे पास है, हमारे स्ट्रेटजीज है, हमारे पास लॉज है, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ तैयार है, अगर सब कुछ है तो आगे जाने की सोचने की कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो जा सकते हैं आगे। बिल्कुल, बट थिंग ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदमी को तो खुदा बना दिया है, और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंसान को ख़त्म भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, हर किसी में बैलेंस रखना ज़रूरी है। इसी पर अंकित जी आपकी मैं ओपिनियन चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसेंशियल हो गया, इम्पेरेटिव हो गया आज के टाइम पे, लेकिन साथ ही साथ इससे थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा अपने आप को सेफ करके चलना बहुत ज़रूरी है। आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि ये बैलेंस मेंटेन हो रहा है? देखिए, एआई काफ़ी एरियाज में इम्प्लीमेंट हो चुका है अगर मैं ग्लोबली बात करूं, और उसमें काफ़ी ज़्यादातर एरिया इस तरह के हैं जो ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए हैं। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। तो इंडिया में अभी तक जो देखा गया है, जो यूज़ देखे गए हैं, वो सारे पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन ही देखे गए हैं। और अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी घर में लाते हैं या हम किसी मशीन को इस तरह से यूज़ करते हैं, तो हमें भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए कि हम उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल, हद से ज़्यादा उसको अथॉरिटी ना दें। जैसे एक स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा चल रहा है, इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज हैं, बाहर भी बना है कि घर में सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। अब मान लीजिए मुझे सुबह 11 बजे तक सोना है, लेकिन स्मार्ट होम में 7 बजे अपने आप सारे पर्दे ऊपर कर देगा, सारे कर्टन, और सनशाइन आपके फेस पे आएगी, तो मुझे तो 7 बजे जगा दिया, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना कंट्रोल देते हैं, क्या क्या उसको फंक्शनलिटी आपने अलाउ कर रखा है घर में। कि जैसे जापान का एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे रोबोट बच्चा नैनी का काम करता है बच्चे के लिए। अब अगर मैं भारत में किसी से पूछूं क्या आप अपना न्यूबॉर्न एक रोबोट को देंगे, सवाल ही नहीं है। जैसे चाइना में रोबोट टीचर है, आपने सोफिया का नाम सुना होगा, एक रोबोट है, सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप भी दी है फॉर लाइक ह्यूमन। चाइना में टीचर बनाए गए हैं जो पढ़ाएंगे। अब रोबोट है, एआई बेस्ड है, सुन सकता है, समझ सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन क्या एक 30 या 60 स्टूडेंट्स की क्लास को
क्या वो सारे सवालों का उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जवाब दे सकता है, या वो एक स्पीकर की तरह सिर्फ वन वे ही बोलेगा। Right. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सब अथॉरिटी टेक्नोलॉजी को देना वुड नॉट बी वेरी गुड आइडिया। तो रीता जी, चलते चलते आपके फाइनल टिप्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? सो टिप्स है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्लेसिंग एंड फॉर अस, वो भी भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो मैं पहले ही बताई कि जो संविधान ने कर नहीं पाया बहुत साल के लिए, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कर दिया है हमें। बट जब टेक्नोलॉजी को हम डिज़ाइन करते हैं, फिर हमारा सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रिएटेड सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। जो हम इनइक्वालिटी के बात करते हैं वो उधर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जो रेसिज्म का बात करते हैं वो उधर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जो बयास का बात करते हैं नहीं, कैस्टिज्म का बात करते हैं वो नहीं चाहिए। बट वो हो रहा है। वही अगर इमोजीज को देखेंगे आप, रेशियल तो आपको दिखाई दे रहा है, वाइट इमोजीज, ब्लैक इमोजीज, टर्बन ओरिएंटेड इमोजीज, यू विल गेट ऑल द इमोजीज। तो क्यों आप जो सोसाइटी के प्रॉब्लम आप आईटी सोसाइटी में कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं? ये नहीं चाहिए, ये बयास नहीं चाहिए। ये बयास्ड प्रेजुडाइज्ड माइंड से बाहर आके आप एक अगर नया सा दुनिया बना रहे हैं सबके लिए, तो सबके लिए बनाइए। इक्वालिटी मेंटेन कीजिए। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बोलता है, अगर कोई वो इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो आप फिर टेक्नोलॉजी में क्यों उसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो? एब्सोल्युटली। और ये तो वॉलंटरी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम खास करके रियल लाइफ में जो नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हमें साइबर स्पेस कुछ दे रहा है अपॉर्चुनिटी, तो लेट अस हैव very good society, peaceful society with equality, equal opportunity, happiness, safety. बिल्कुल। When it is there in our hand, because we are ruling this. Yes. Human being is ruling the world, right? जी बिल्कुल। So बिल्कुल। definitely, kindly do this. अंकित जी, आपके फाइनल कमेंट्स क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और ख़ास तौर पे हमारे व्यूवर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? एआई ने काफ़ी चेंजेस किए हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, और आने वाले समय में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, और ये सब ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए ही हैं। जो नए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर सीखना है, जो कि स्कूलों में अब कंपलसरी है, अगर वो इस फील्ड में आगे आते हैं, उनके लिए काफ़ी अवसर होंगे। वो चाहें जॉब स्किल्स अगर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई आराम चाहता है, तो आज एआई ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है आपके घर से लेकर आपके ऑफिस तक, कि आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। एआई आपके मूड के हिसाब से आपका म्यूज़िक चला सकता है, आपके घर में आपकी कॉफ़ी बना सकता है, आपको कब उठना चाहिए, कब आपके घर में सब कुछ होना चाहिए। आजकल रोबोट्स, एआई बेस्ड रोबोट्स, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि एआई आपकी लाइफ में कितना इंटरफेयर करता है और कितना आप चाहते हैं। लेकिन एआई आ रहा है, आ गया है, आ रहा है, और हम इसको कहाँ तक ले जाते हैं वो हम पर निर्भर है। अंकित जी, रीता जी, थैंक यू सो मच। इतना वैल्यूबल, इतनी बेहतरीन बातचीत आप लोगों के साथ रही, इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। Thank you. तो हमारे स्टूडियो में आप दोनों आए और आप लोगों ने ये बातचीत हमारे साथ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को ज़ाहिर तौर पर इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और ऐसे में हम अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहेंगे कि अगर वो अपनी राय हमारे साथ इस प्रोग्राम को लेकर शेयर करना चाहें कि उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।